हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेश जी की बायोलॉजी। बेटा हमारा चल रहा था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने कंप्लीट किया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जहाँ पर हमने देखा था कि एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डार्क रिएक्शन। जो हमने एटीपी और NADPH2 लाइट रिएक्शन में बनाए थे, उन्हीं का यूज़ कहाँ पर करेंगे? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन जनरली इसका जो टर्म है वो क्या है? बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये रात में चलेगी या अंधेरे में चलेगी। डार्क रिएक्शन भी लाइट की प्रेजेंस पे ही चलेगी, लेकिन ये डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड ना होकर लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट जैसे कि एटीपी और NADPH2 उन पर डिपेंड करेगी। मतलब ये डार्क रिएक्शन बोलना एक मिसनोमर टर्म है। मिसनोमर क्यों? क्योंकि डार्क बोल रहे हैं, लेकिन डार्क का मतलब यहाँ पर अंधेरे से नहीं है। यहाँ पर डार्क बोलने का मतलब कि डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड नहीं कर रही है। अब समझते हैं हम डार्क रिएक्शन पर। पूरा फोकस रखना है। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमी है या लेक्चर में कोई कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है, सबसे पहली बात है ना, ये मैं समझा चुका हूँ। अगला देखते हैं। डार्क रिएक्शन डायरेक्टली नॉट डिपेंड ऑन द लाइट बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, जैसे कि एटीपी और NADPH2। हम ये समझ चुके हैं। देखते हैं आगे। इन डार्क रिएक्शन यूज़ ऑफ एटीपी जो कि लाइट रिएक्शन में बनेगा, यूज़ ऑफ NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन में बनेगा। लाइट रिएक्शन में हमें पता है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होती है। साइक्लिक में केवल एटीपी बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक में एटीपी के साथ साथ NADPH2 भी बनता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि डार्क रिएक्शन में किसका यूज़ होगा? एटीपी और NADPH2 का, जिससे फाइनली क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। कैसे बनेगा समझेंगे आगे। अब हाउ टू ग्लूकोज फॉर्म अकर्स इन, कि प्लांट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया था मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने। और किस फॉर्म में समझाया था इन्होंने साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। अगला लिखा हुआ है इन प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज केल्विन साइकिल इज इसेंशियल। देखो, ग्लूकोज बनाने का केवल एक ही सोर्स है और वो क्या है? केल्विन साइकिल। दोबारा बोलूँगा, दुनिया में केवल एक ऐसा सोर्स है जिससे ग्लूकोज बन सकता है, और वो क्या है? केल्विन साइकिल, ठीक है। तो जो भी फोटोसिंथेसिस करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा तो उसको केल्विन साइकिल तो चलाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, केल्विन साइकिल को हमने एक और नाम दिया है C3 पाथवे। क्यों दिया है हम इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, जिन प्लांट्स में C3 साइकिल या केल्विन साइकिल से ही ग्लूकोज बन जाता है। देखो, ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल तो चलाना ही पड़ेगा, जिसका एक और नाम है C3 साइकिल। तो अगर कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें केवल केल्विन साइकिल से ही या C3 साइकिल से ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, उन प्लांट्स को हमने नाम दिया है C3 प्लांट्स। और मोस्टली ये क्या होते हैं? डाइकोट प्लांट्स, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें केल्विन साइकिल तो चलेगा, लेकिन केल्विन साइकिल के पहले एक्स्ट्रा साइकिल चलाना पड़ेगा या पाथवे चलाना पड़ेगा बिफोर द केल्विन साइकिल। देखो, केल्विन साइकिल तो ग्लूकोज बनाने के लिए चलाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें केवल केल्विन साइकिल से ही ग्लूकोज बन जाता है, तो उनको तो हमने नाम दे दिया C3 प्लांट्स। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें C3 या केल्विन साइकिल के पहले कुछ पाथवे चलाना पड़ता है, उन प्लांट्स को हमने क्या बोला है? C4 प्लांट्स। ऐसे कुछ ही प्लांट होते हैं कैंप प्लांट, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, ठीक है। तो देखो, ऐसे प्लांट हैं जिनमें केवल और केवल C3 या केल्विन साइकिल से ही ग्लूकोज बन जाता है, उन प्लांट्स को बोलते हैं हम C3 प्लांट्स। और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें केल्विन साइकिल तो चलेगा, लेकिन केल्विन साइकिल के पहले एक्स्ट्रा पाथवे चलाना पड़ेगा, उन प्लांट्स को हमने नाम दिया है C4 प्लांट। तो C3 प्लांट्स का मैंने एग्जांपल बताया, मोस्टली डाइकोट। इसी तरह से C4 प्लांट के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? मोस्टली मोनोकोट्स। बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हम पूरा फोकस रखेंगे केल्विन साइकिल पर, क्योंकि ग्लूकोज बनाने का एकमात्र साधन क्या है? केल्विन साइकिल, जिसका एक और नाम दिया था C3 साइकिल। समझते हैं इसको।
फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने। तो इन्हीं के नाम के आधार पर हमने क्या नाम दे दिया, केल्विन साइकिल। ही एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रीन एल्गा, क्लोरेला एंड सेंडेस्मस। ये याद रखना है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में सबसे पहली बार जो एक्सप्लेनेशन दिया था या डिस्कवर्ड किया था वो थे मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन के नाम पर ही हमने इसको क्या नाम दे दिया, केल्विन साइकिल। और इन्होंने केल्विन साइकिल को समझाने के लिए ग्रीन एल्गा लिया था। तो हमें एग्जाम में देखना है ग्रीन एल्गा कौन कौन सा था, क्लोरेला। मोस्टली इन्होंने जो अपना वर्क किया था वो क्लोरेला पर ही किया था, लेकिन कुछ वर्क इन्होंने किस पर किया था, दूसरा ग्रीन एल्गा है सेंडेस्मस। सेंडेस्मस नाम याद रखना है दोनों, क्लोरेला और सेंडेस्मस दोनों ही क्या हैं, ग्रीन एल्गी। केल्विन साइकिल की साइट स्ट्रोमा, कहाँ पर चलेगा केल्विन साइकिल, स्ट्रोमा में। कुछ यहाँ पर जनरल मैं पहले ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तरह से हम झांकी बना रहे हैं कि किस तरह से हमें केल्विन साइकिल को समझना चाहिए। तो अगर हमसे कोई पूछता है केल्विन साइकिल या C3 साइकिल की साइट क्या है, स्ट्रोमा। सबस्ट्रेट क्या यूज़ होंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से आएगी। और साथ में 5 कार्बन वाला कंपाउंड होगा राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। याद रखना है केल्विन साइकिल के जो सबस्ट्रेट हैं वो हैं CO2 एक कार्बन वाला, और दूसरा क्या है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि कहाँ पर मिलेगा, स्ट्रोमा में। CO2 कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से। केल्विन साइकिल को चलाने के लिए एक स्पेशल एंजाइम काम करेगा जिसको नाम देते हैं हम रूबिस्को। क्या नाम है, रूबिस्को। अब रूबिस्को के पास दो एक्टिविटी होती है, एक तो होती है C वाली और एक होती है O वाली। C मतलब कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को भी शो करता है ये, और ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी को भी शो करता है। मतलब ये क्या करेगा, RUBP एक सबस्ट्रेट है, RUBP मतलब राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट एक सबस्ट्रेट है, इससे ये CO2 को भी ऐड करवा सकता है, और ये RUBP से O2 को भी बाइंड करवा सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 या कंसंट्रेशन ऑफ O2। जनरली इसका जो काम है RUBP की बाइंडिंग करवाता है ये किससे, CO2 से। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सर्टेन लेवल से बढ़ जाती है, सर्टेन लेवल से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये RUBP से ऑक्सीजन को बाइंड करवाएगा। जनरली ये जो रूबिस्को नाम का एंजाइम है कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को ही शो करता है, लेकिन सर्टेन लेवल पर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी को शो करेगा, जहाँ पर क्या होने लग जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन। तो जब ये कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को शो करेगा तो ये केल्विन साइकिल चलवाएगा। तो हमें यहाँ पर केल्विन साइकिल पढ़ना है तो हमें यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन क्या रखनी है, ज़्यादा रखनी है, मतलब कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को ही शो करना है। तो मेन एंजाइम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। अब देखेंगे जब RUBP पहली बार CO2 से बाइंड होगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जिसका नाम होगा 3PGA, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन वाला मोलिक्यूल है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा सबसे पहली बार, 3 कार्बन वाला। तो पहली बार RUBP और CO2 की रिएक्शन होने पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, वो 3 कार्बन वाला है जिसका नाम है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड है वो 3 कार्बन वाला है, इसी वजह से हमने केल्विन साइकिल को एक और नाम दिया है C3 साइकिल। क्या नाम दिया है, C3 साइकिल। क्यों बोला है, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी में जब पहली बार फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना उसका नाम था 3PGA, मतलब 3 कार्बन वाला मोलिक्यूल बना, इसी वजह से हमने क्या बोला है, C3 साइकिल। फाइनल तो हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज, जो कि कितने कार्बन वाला होगा, 6 कार्बन वाला। बात समझ में आ रही है। अब एक और बात आती है, केल्विन साइकिल को जब हम पढ़ेंगे तो केल्विन साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। एक का नाम होगा कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पर RUBP CO2 से बाइंड होगा, फिर होगा रिडक्शन जहाँ पर NADPH2 का यूज़ होगा, और फिर होगा रीजनरेशन, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं जल्दी से समझाता हूँ। केल्विन साइकिल साइट स्ट्रोमा, सबस्ट्रेट क्या है, CO2 और राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन वाला मोलिक्यूल है। मेन एंजाइम यहाँ पर काम करेगा रूबिस्को, जिसके पास 2 एक्टिविटी है, कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी और दूसरी है ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। ये दोनों ही एक्टिविटी को शो करता है, लेकिन एक बार में केवल एक ही एक्टिविटी को शो करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को शो करेगा, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी को शो करेगा।
केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 PGA होगा, 3 कार्बन वाला मोलिक्यूल होगा। इसी वजह से हमने केल्विन साइकिल को एक और नाम दिया है C3 साइकिल। फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज। और केल्विन साइकिल जो कंप्लीट होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिनका नाम है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। एक और बात आती है, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बने थे ATP और NADPH2, उसका भी यूज़ कहाँ पर होगा, केल्विन साइकिल में। कैसे होगा हम आगे समझेंगे। समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है केल्विन साइकिल के लिए, जहाँ पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल जब 6 बार चलेगा, कितनी बार, 6 बार चलेगा, तब जाकर हमें एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल मिलेगा। क्योंकि हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज का मोलिक्यूल ही बनाना है केल्विन साइकिल में। तो एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल बनाने के लिए हमें केल्विन साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा। अब समझते हैं यहाँ से। यह है स्ट्रोमा, पूरा ये क्या मान लेते हैं हम, स्ट्रोमा है, ये पूरा स्ट्रोमा भरा हुआ है, ठीक है। और स्ट्रोमा में क्या अवेलेबल है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, एक 5 कार्बन वाला मोलिक्यूल। यह है 5 कार्बन वाला मोलिक्यूल। एटमॉस्फेयर है ये, एटमॉस्फेयर से कौन आ रहा है, CO2 आ रहा है। आया कितने कार्बन वाला, 1 कार्बन वाला। हमें केल्विन साइकिल कितनी बार चलाना है, 6 बार। तो मैं इस तरह से राइबुलोज के कितने मोलिक्यूल लूँगा, 6। इसी तरह से CO2 के भी कितने मोलिक्यूल लूँगा, 6। तो 6 मोलिक्यूल हमने लिए राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के, 6 मोलिक्यूल लिए CO2 के, ठीक है। मैं यहाँ पर 6 टर्न को एक ही बार में समझा रहा हूँ। तो हमारे पास टोटल कार्बन कितने हो गए, 5 कार्बन वाला ये है तो 30 कार्बन ये हो गए, और 6 कार्बन ये हो गए, तो 36 कार्बन हो गए दोनों को मिलाकर। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के 6 मोलिक्यूल और 6 CO2 के 6 मोलिक्यूल, मतलब CO2 के 6 मोलिक्यूल, टोटल हमारे पास 36 कार्बन हो गए, ठीक है। अब इन दोनों की जो रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में होगी, रूबिस्को की। एक एंजाइम है, मैन एंजाइम बोला था मैंने। ये रूबिस्को क्या करेगा, इन दोनों की रिएक्शन करवा देगा। मतलब इस पहली स्टेप को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन हुआ और क्या बन जाएगा, 3 PGA का मोलिक्यूल। जो मोलिक्यूल पहली बार बन रहा है वो 3 कार्बन वाला है। तो हमारे पास टोटल कार्बन कितना है, 36। तो PGA के कितने मोलिक्यूल्स बन जाएंगे, 12 मोलिक्यूल। जब हमने केल्विन साइकिल को 6 बार चलाया तो 3 PGA के 12 मोलिक्यूल बनेंगे। पहला स्टेबल कंपाउंड बन गया। अब 3 PGA कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1,3 बिस PGA में। 3 PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन वाला मोलिक्यूल है और इसके 3rd कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। जब 3 PGA कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस PGA में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास 1 नंबर के कार्बन पर और 3 नंबर के कार्बन पर क्या गया, फॉस्फेट। मतलब यहाँ पर हमने ATP का यूज़ किया है। क्या किया है, यहाँ पर हमने ATP का यूज़ किया है। इसको यहाँ पर इरेज करके समझाता हूँ मैं, ठीक है। ये 3 PGA कन्वर्ट हुआ 1,3 बिस PGA में हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ATP का यूज़ हुआ है, क्योंकि 1 नंबर के कार्बन पर भी क्या आ गया, फॉस्फेट। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ATP। कितने ATP, 12 PGA को कन्वर्ट करना है 12 1,3 बिस PGA में। तो हम 12 ATP का यहाँ पर यूज़ करेंगे। हर एक ATP अपना एक फॉस्फेट ग्रुप 3 PGA के मोलिक्यूल को देगा, जिससे 3 PGA के मोलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1,3 बिस PGA में, और ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, ठीक है। तो 12 3 PGA कन्वर्ट हो जाएंगे 12 1,3 बिस PGA में। अब 1,3 बिस PGA के 12 मोलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे 1,3 बिस PGL में। समझ में आया, पहले था 1,3 बिस PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए क्या लाएंगे, NADPH2। कहाँ से लाएंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में से। तो 12 हमें 1,3 बिस PGA को कन्वर्ट करना है 12 1,3 बिस PGL में। तो हमें 12 ही NADPH2 चाहिए होंगे। 12 NADPH2 अपने हाइड्रोजन 12 मोलिक्यूल 1,3 बिस PGA को देंगे, जिससे 12 मोलिक्यूल 1,3 बिस PGA 12 मोलिक्यूल 1,3 बिस PGL में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब PGA की रिड्यूस फॉर्म क्या है, PGL। तो इस तरह से 1,3 बिस PGA NADPH2 की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस PGL में। मतलब PGA का रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा, PGL। तो हमने पहली स्टेप देखी ये वाली,
ये स्टेप थी कार्बोक्सिलेशन, और 1,3 bis PGA का 1,3 bis PGL में कन्वर्ट होना ये हो जाएगा रिडक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे आगे, 1,3 bis PGL 3 PGL में कन्वर्ट होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसके 1 और 3 नंबर के कार्बन पर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट, और इसके केवल 3rd नंबर के कार्बन पर ही फॉस्फेट लगा हुआ है। इसका मतलब, यहाँ से इसको रिलीज करता हूँ, इसका मतलब 1,3 bis PGL में से क्या रिलीज़ हो गया, 1 नंबर के कार्बन में से फॉस्फेट निकल गया। तो कितने फॉस्फेट निकलेंगे, 1,3 bis PGL में से 1 फॉस्फेट, तो 12 में से 12 फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या बने थे 12 ADP, और यहाँ पर क्या निकल गए 12 फॉस्फेट। ये वापस कहाँ चले जाएंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, जिससे ये वापस क्या बना लेंगे, ATP। वो बात की बात है, हमें यहाँ पर समझना है 1,3 bis PGL नाउ कन्वर्ट इनटू द 3 PGL, मतलब यहाँ पर हो गया है डीफॉस्फोराइलेशन, और हर एक एक नंबर के कार्बन में से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गया है, जिससे 3 PGL बन जाएंगे। कितने मोलिक्यूल, 12, 1,3 bis PGL कन्वर्ट इनटू द 12 3 PGL। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी तक जितने भी मोलिक्यूल चल रहे हैं वो 3 कार्बन वाले ही हैं। अब रोचक बात, हमारे पास है 12 3 PGL, 12 बने हैं 3 PGL, लेकिन इनमें से केवल 2 3 PGL ही, कितने, केवल 2 3 PGL ही क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। तो कितने कार्बन आए यहाँ पर, टोटल कितने कार्बन आए, 6 कार्बन आए, क्योंकि एक PGL के पास 3, 2 PGL के पास 6 कार्बन, तो 2 PGL मिलकर बनाएंगे ग्लूकोज का 1 मोलिक्यूल। अब हमारे पास बचे हैं 3 PGL के कितने मोलिक्यूल्स, 10 मोलिक्यूल्स, मतलब कितने कार्बन, 30 कार्बन, और ये 3 PGL के 10 मोलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे RUMP, मतलब राइबुलोज 5 फॉस्फेट में। बात समझ में आ रही है। 30 कार्बन थे हमारे पास, किसको मिलाकर, 10 मोलिक्यूल 3 PGL के, क्योंकि हर एक एक मोलिक्यूल के पास 3 कार्बन, तो 10 के पास 30 कार्बन, तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट बन जाएंगे 10 मोलिक्यूल से, और राइबुलोज 5 फॉस्फेट के एक मोलिक्यूल के पास 5 कार्बन होते हैं, तो इस तरह के कितने मोलिक्यूल बन जाएंगे, 30 कार्बन से 6 मोलिक्यूल राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के बन जाएंगे। अब राइबुलोज मोनोफॉस्फेट वापस कन्वर्ट होगा किसमें, RUBP में, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। इसका वापस बनना ज़रूरी है, क्योंकि अगला वाला केल्विन साइकिल चलाना है। तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट और राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, दोनों में ये अंतर है कि इसके केवल 5वें नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट है, और इसके 1 नंबर के कार्बन पर भी फॉस्फेट है। इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा फॉस्फेट आया है। कहाँ से आएगा, ATP। तो 6 राइबुलोज 5 फॉस्फेट को हमें कन्वर्ट करना है 6 राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में, तो हमें 6 ATP चाहिए होंगे। तो 6 ATP भी कहाँ से लाएंगे, वही लाइट रिएक्शन से। तो 6 ATP कन्वर्ट होंगे 6 ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो रिलीज होंगे फॉस्फेट वो किससे अटैच हो जाएंगे, राइबुलोज 5 फॉस्फेट के 1 नंबर के कार्बन से, जिससे राइबुलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट दोबारा बना है स्ट्रोमा में, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रीजनरेशन। तो हमने देखा कार्बोक्सिलेशन में 3 PGA बना, फिर बना रिडक्शन जिसमें 3 PGL बना, फिर उसके बाद रीजनरेशन जिसमें क्या बना, RUBP वापस बन गया। तो पूरे प्रोसेस में अगर हम बात करें तो हमने 12 ATP यहाँ खर्च किए थे और 6 ATP यहाँ पर, तो टोटल जो हमारे ATP खर्च होंगे एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने होंगे, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमने 12 ATP खर्च किए। कहाँ पर, जब 3 PGA को कन्वर्ट किया था 1,3 bis PGA में। 6 ATP कहाँ पर खर्च की हमने, जब RUMP को कन्वर्ट किया RUBP, मतलब राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में, मतलब रीजनरेशन में। तो टोटल जो ATP खर्च हुए वो हो गए 18 ATP। क्या बनाने के लिए, एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल बनाने के लिए, या 6 टर्न केल्विन साइकिल को चलाने के लिए। इसी तरह से हमने 12 NADPH2 भी खर्च किए, कहाँ पर, रिडक्शन वाले स्टेप में। तो ओवरऑल हम अगर बात करें, एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल बनाने के लिए हमें केल्विन साइकिल या C3 साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा, जहाँ पर हमें टोटल 18 ATP खर्च करने पड़ेंगे, 12 NADPH2 खर्च करने पड़ेंगे। अगर हमसे यूँ पूछते हैं कि रीजनरेशन में कितने ATP खर्च होते हैं, तब हम केवल क्या बोलेंगे, 6 ATP।
और टोटल कितने एटीपी खर्च होते हैं? 18 एटीपी। अगर मैं केल्विन साइकिल को केवल एक बार ही चलाऊं तो कितने एटीपी खर्च करने होंगे? अगर हम 6 बार चलाते हैं तो 18 एटीपी, तो एक बार चलाएंगे तो 3 एटीपी खर्च होंगे। इसी तरह से अगर हम केल्विन साइकिल को 6 बार चलाते हैं तो 12 NADPH2 खर्च होते हैं। अगर हम केल्विन साइकिल को एक ही बार चलाएंगे तो 2 NADPH2 खर्च होंगे। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको फोकस होकर पढ़ना है। अब किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो ना भूलें, शेयर भी करें। और क्या बोलूँ, बस पढ़ते रहें। थैंक यू।